गुड मॉर्निंग क्लास 6। गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। ये देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 10 क्रिया। क्रिया यानी कार्य, यानी जब हम किसी काम को करते हैं तो उसे कहते हैं क्रिया। यानी जिस शब्द से किसी कार्य के करने का पता चलता है या बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप चित्र देखिए, एक बच्चा पौधा लगा रहा है तो उसके आधार पर हम कहेंगे कि ये बच्चा पौधा लगा रहा है, अर्थात मनीष बगीचे में पौधा लगा रहा है। एक तरफ है कि दो लोग दुकान पर कपड़ा खरीदने आए हैं और एक दुकानदार कपड़ा बेच रहा है। तो यहाँ पे है कि कृष्णा अपने पापा के साथ कपड़ा खरीद रहा है, यानी कृष्णा खरीदने का कार्य कर रहा है और दुकानदार कपड़ा बेच रहा है। तो ये बेचने की क्रिया हो रही है, लगाने की क्रिया हो रही, बेचने की क्रिया हो रही है और ख़रीदने की क्रिया हो रही है। तो ये कहलाता है क्रिया, यानी कोई कार्य। हम अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ क्रिया करते ही रहते, बिना क्रिया के कोई भी कार्य नहीं होता है और जीवन की शुरुआत ही क्रिया से होती है। तो देखिए, प्रत्येक वाक्य में कोई ना कोई कार्य अवश्य होता है, क्योंकि किसी कार्य के बिना वाक्य अधूरा रहता है। अगर हम कहें कि बच्चा रो रहा है तो वो कौन सी क्रिया कर रहा है? रोने की क्रिया कर रहा है। राम सो रहा है तो वो सोने की क्रिया कर रहा है। धोबी कपड़ा धो रहा है तो वो धोने की क्रिया कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे वाक्य में कोई ना कोई क्रिया अवश्य ही होती है। कार्य के बिना वाक्य अधूरा होता है, यानी किसी भी क्रिया के बिना वाक्य हमारा अधूरा होता है। यही स्थिति जो है वो क्रिया को दर्शाती है। आगे देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, रोना, सोना, खाना, पीना, ये सारी जो है वो क्रियाएं हैं। ओके, जो शब्द होने वाले कार्यों की घटी हुई घटना की स्थिति की जानकारी देते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। जैसे अभी 10 मिनट पहले एक कार खाई में गिर गई, ये गिरने की क्रिया हो गई। तो हिंदी भाषा में क्रिया वाक्य के अंत में आती है। क्रिया वाक्य की अनिवार्यता होती है, यानी कोई भी वाक्य जो है उसमें क्रिया ज़रूर होगी। वह पत्र लिख रहा है, वह पढ़ रहा है, सो रहा है, वह गा रहा है, वह नाच रहा है, वह हंस रहा है। तो ये सारी क्रियाएं हैं। जैसे इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि क्रिया जो है वो वाक्य की अनिवार्यता होती है। यद्यपि कुछ वाक्यों में क्रिया छिपी होती है और कुछ वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं होती हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें क्रिया छुपी होती है, उसमें दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक क्रिया होती है। जैसे वो हाथ धो करके खाना खाया, तो एक तो सबसे पहले उसने हाथ धोने की क्रिया किया और दूसरे खाने की क्रिया किया। तो इस तरीके से दो क्रियाएं हो गई। तो कभी कभी वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं होती हैं और कभी किसी वाक्य में क्रिया छुपी होती है, हमें वो पता नहीं चलती है। एक चीज़ और आपको बतानी चाहिए कि क्रिया का जो मूल रूप होता है, यानी क्रिया आती कहाँ है से है, उसे हम धातु कहते हैं, धातु शब्द कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जो शब्द क्रिया के प्रत्येक रूपों में समान रूप से पाया जाता है। जैसे पढ़ना, पढ़ना शब्द का धातु रूप होगा पढ़। पढ़ से पढ़ना बना है, पढ़ाई बनी है, पढ़ाकू बना है। इसमें प्रत्यय, उपसर्ग इत्यादि लगाने पर शब्द परिवर्तित होते रहते हैं। तो धातु का रूप परिवर्तनशील होता है। यहाँ पे देखिए कि धातु जो है, यानी पढ़ शब्द है, पढ़ धातु है और इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। कभी ये पढ़ाकू हो जाता है, कभी ये पढ़ाई हो जाता है, कभी ये पढ़ने वाला हो जाता है ना। तो धातु का रूप परिवर्तनशील होता है, जो लिंग, काल, अवस्था के आधार पर परिवर्तित होता है। जैसे लिंग के कारण देखिए, राहुल पढ़ रहा है और सोनिका
पढ़ रही है। यहाँ पे रहा है, यहाँ पे रही है। क्रिया हो रही है रहा और रही के आधार पर, पढ़ने की क्रिया हो रही है और लिंग के कारण थोड़ा इसका रूप परिवर्तित हो जा रहा है, यानी पढ़ रहा है, पढ़ रही है। अब काल के कारण देखिए, कल स्कूल में मैच होगा। अब यहाँ पे क्रिया हो रही है लेकिन काल के कारण यानी कल हो गया, यानी भविष्य में स्कूल में मैच हो रहा है। ये वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगी क्रिया, यानी मैच होने की क्रिया, मैच दोनों में हो रहा है लेकिन एक में होगा और एक में हो रहा है। तो ये काल के कारण क्रिया परिवर्तित हो रही है। आगे है अवस्था के कारण। अवस्था यानी बुढ़ापा, अवस्था मतलब दशा से होता है। तो यहाँ पे देखिए बुढ़ापा बहुत कष्टकारी होता है। अवस्था के आधार पर क्रिया हो रही है। बचपन के दिन बड़े सुहावने होते हैं। तो बुढ़ापे के कारण हमारी क्रिया कष्टकारी होती है और बचपन के कारण हमारी क्रिया सुहावनी होती है। तो इसके अतिरिक्त भी अन्य उदाहरण इस प्रकार दिए जाते हैं, जैसे सुन, सुनता, सुनते, सुनती, सुनूं, सुनेंगी, सुनूंगा, लिख, लिखता, लिखते, लिखती, लिख, लिखेगी, लिखूंगा। ओके, अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं कि क्रिया क्या है। क्रिया के मूल रूप के साथ ना प्रत्यय लगाकर भी नवीन शब्दों का निर्माण होता है। यानी क्रिया का जो मूल रूप है, मूल शब्द अर्थात धातु शब्द जो है उसमें ना प्रत्यय लगाकर भी नवीन शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे पढ़ से पढ़ना, चल से चलना, गिर से गिरना, हंस से हंसना। आगे समझिए क्रिया के भेद। क्रिया के निम्नलिखित 3 प्रकार से वर्णित किए जाते हैं, काल के आधार पर, क्रम के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया, काल के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। काल के आधार पर क्रियाएं देखिए, काल क्रिया के होने, हो चुकने या आगे होने वाले तथ्यों का ज्ञान कराता है। अतः काल के आधार पर क्रिया को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। सबसे पहले भूतकालिक क्रिया, उसके बाद वर्तमानकालिक क्रिया, फिर भविष्यकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया क्या होती है देखिए, जिन क्रिया शब्दों द्वारा बीते हुए समय का बोध होता है उन्हें भूतकालिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे माँ मैंने पढ़ाई कर ली, ये क्रिया भूतकालिक क्रिया कहलाएगी, यानी पढ़ाई कर चुके हैं। ठीक, अब वर्तमानकालिक क्रिया देखिए क्या, जिन क्रिया शब्दों के द्वारा उसी वक्त क्रिया या कार्य के होने का पता चलता है उन्हें वर्तमान कालिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे जो क्रिया हो रही, जैसे माँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो ये हो जाएगी वर्तमान कालिक क्रिया। देखो रानी आ रही है, ये हो जाएगी वर्तमान कालिक क्रिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम भविष्यकालिक क्रिया। मैं कल पढ़ाई करूँगा, तो ये हो जाएगी भविष्यकालिक क्रिया, यानी मैं कल पढ़ाई करूँगा। जिन क्रिया शब्दों के द्वारा आने वाले समय में होने वाले कार्य का बोध होता है उन्हें भविष्यकालिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे बेटी कल सुबह तेरी विदाई हो जाएगी। अब ये भविष्य की बात की जा रही है कि तुम्हारी विदाई कल सुबह हो जाएगी, ये होती है भविष्यकालिक क्रिया। ओके, आया समझ में। अब देखिए प्रभाव या कर्म के आधार पर, प्रभाव या कर्म हमने पढ़ा अभी, काल के आधार पर क्रियाएं। अब हम पढ़ेंगे कि कर्म के आधार पर क्रियाएं कैसे होती हैं। किसी भी कार्य को करने पर
कार्य करने का सीधा प्रभाव, किसी भी कार्य को करने पर कार्य करने का सीधा प्रभाव या तो कर्ता पर पड़ता है या फिर कर्म पर। इसी आधार पर क्रिया के दो भेद बताए गए हैं, एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी आकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया देखिए क्या होती है। सकर्मक क्रिया शब्द दो शब्दों से मिलकर बने, स और कर्म। सा से मतलब साथ और कर्मक से मतलब कार्य या क्रिया, अर्थात कर्म के साथ की जाने वाली क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी जो कर्म हो रहा उसके साथ की जाने वाली क्रिया सकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया में कर्ता के साथ कर्म होता है और कार्य का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, यानी जो कार्य कर रहे हैं हम उसका प्रभाव कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़ रहा है, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, खाना, पीना, बनाना, सुखाना आदि, ये होती है सकर्मक क्रिया। विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं, यानी क्रिकेट खेलने की क्रिया हो रही है, खेलने की क्रिया क्रिकेट पर हो रही है, यानी कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर हो रही है। कौन सा कर्म कर रहे हैं? क्रिकेट खेलने का। तो क्रिकेट जो है वो कर्म हो जाएगा और खेलना क्रिया। ठीक, अब आगे देखिए सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद किए जाते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्या होती है? जिन क्रिया शब्दों द्वारा क्रिया का कर्म एक का बोध होता है, जैसे दीपिका ने माला बनाई, ये एक कर्मक क्रिया है, तो ये कहलाएगी एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया होती है जिसमें दो क्रियाएं का वर्णन होता है, यानी जिसमें दो क्रियाओं के बारे में वर्णित किया जाता है, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी सीमा ने सौम्या से गीत सुना। सीमा ने सुनने का काम किया, किससे? सौम्या से। क्या चीज़? गीत। तो ये कहला रही है द्विकर्मक क्रिया, यानी दो काम हो रहा है। ठीक, आगे देखिए आकर्मक क्रिया। अभी हमने पढ़ा सकर्मक क्रिया, अब हम पढ़ेंगे आकर्मक क्रिया। यानी आकर्मक यानी बिना किसी का सहारा लिए जो क्रिया होती है वो आकर्मक क्रिया कहलाती है। आकर्मक शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, आधन कर्मक। आ का तात्पर्य है बिना तथा कर्मक का तात्पर्य है कर्म के साथ, अर्थात बिना कर्म के साथ की गई क्रिया। जिस क्रिया में कर्ता के साथ कर्म नहीं होता है, यानी जिस क्रिया में कर्ता के साथ कर्म नहीं होता है और कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिसमें कर्म नहीं होता है और कार्य जो हो रहा है उसका सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, जैसे हंसना, सोना, रोना, उड़ना, खेलना, चलना, ये क्या है? कर्ता के द्वारा ही होती है, किसी के इसमें सहारा नहीं लिया जाता है, इसलिए ये आकर्मक क्रिया कहलाती है। और सकर्मक क्रिया में हम किसी का सहारा लेते हैं। ठीक, अब आगे देखिए सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, इस वाक्य में कर्म दृष्टिगत नहीं होता है। अब हम देखेंगे प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया। प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रियाएं। क्रिया के अंतर्गत वाक्य में क्रियाओं के प्रयोग या संरचना के आधार पर 6 प्रकार वर्णित किए गए हैं। सामान्य क्रिया, कृदंत क्रिया, संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, कृदंत क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रणार्थक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य क्रिया। जिन क्रियाओं का प्रयोग सामान्य रूप से परंपरागत ढंग से
वर्णित की जाती है, अर्थात वाक्य में एक ही क्रिया के प्रयोग होने पर उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। सुमित ने पेन खरीदा। सुमित ने कौन सी क्रिया की? एक सामान्य क्रिया की, पेन को खरीदने की। अब वो क्रिया जो प्रयोग की जा रही है या संरचित की जा रही है यानी बनाई जा रही है, वो कहलाती है रचना के आधार पर या प्रयोग के आधार पर। तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में सुमित ने पेन खरीदा यानी पेन खरीदने की क्रिया किया। संयुक्त क्रिया, जब वाक्य के अंतर्गत एक से अधिक क्रियाओं को वर्णित किया जाता है तो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया के वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है तो दूसरी सहायक क्रिया होती है। यानी जब दो क्रियाएं जुड़ती हैं, जैसे मोहित कंप्यूटर से पढ़ाई करता है। यहाँ पे दो क्रियाएं हो रही हैं। मोहित की कंप्यूटर से पढ़ाई करता है, एक तो कंप्यूटर है, दूसरे पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर का सहारा लेकर के वो पढ़ाई कर रहा है। देखिए, संयुक्त क्रिया के वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया है पढ़ाई, तो दूसरी सहायक क्रिया होती है, सहायक है कंप्यूटर, जो मुख्य क्रिया को विस्तार प्रदान करती है। यानी पढ़ने की क्रिया हमारे कंप्यूटर के कारण ही आगे बढ़ी। इन्हें रंजक क्रिया भी कहते हैं। यही रंजक क्रिया मुख्य क्रिया का अंग बनकर उसे प्रभावी बनाती है। ओके, आगे देखिए नाम धातु क्रिया। नाम धातु, ये क्रियाएं धातु से न निर्मित होकर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों से बनती हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जो विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से बनती, जैसे देखो तो ये लड़कियां कैसे बतिया रही हैं, ये क्या है? नाम धातु क्रिया, यानी बतिया रही हैं। बतियाना, धुलवाना, झुंझलाना, हटियाना, ये होती हैं नाम धातु क्रियाएं। ओके, अब हम देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया देखिए क्या होती है, यानी जिसमें प्रेरणा मिले, नाम से स्पष्ट हो रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया से तात्पर्य है कि किसी से प्रेरणा प्राप्त करके कार्य करना। जिस कार्य को कर्ता स्वयं न कर कर दूसरों को प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मिश्रा सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। यानी हम अंग्रेज़ी पढ़ने की जो क्रिया कर रहे हैं वो मिश्रा सर से प्रेरित होकर के कर रहे हैं, अर्थात मिश्रा सर हमें पढ़ाते हैं इसलिए हम अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं। राम ने श्याम से पत्र लिखवाया, ये भी प्रेरणार्थक क्रिया में आ जाएगी। यानी राम ने श्याम को प्रेरित किया पत्र लिखने के लिए। ओके, आगे देखिए प्रेरणार्थक क्रिया की रचना। पिताजी ने मुझे विद्यालय भेजा, यानी पिताजी के कारण मैं प्रेरित हुआ और मैं विद्यालय गया। प्रेरणार्थक क्रिया की रचना के लिए मूल क्रिया में आना एवं वाना प्रत्यय जोड़ा जाता है। यानी प्रेरणार्थक क्रिया की रचना जब करनी होती है तो हम आना या वाना प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे मुझे स्कूल भिजवाया, यानी भिजवाना, तो ये कहलाता है प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रेरणार्थक नाम मेन क्रिया दी हुई है, फिर प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं दी हुई हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताया मैंने कि प्रेरणार्थक क्रिया में आना और वाना शब्द जुड़े होते हैं। अब आगे देखिए प्रेरणार्थक क्रिया के भेद। प्रेरणार्थक क्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया देखिए क्या होती है,
कि जब कर्ता द्वारा कार्य करने की प्रेरणा प्रदान की जाती है तो उन्हें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को सुलाती है, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हुई, यानी पहली बार प्रेरणा दी गई। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता द्वारा किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है परंतु वो कार्य में स्वयं सम्मिलित नहीं होता है, तब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यानी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है कि जब कार्य करने की प्रेरणा कर्ता द्वारा दी जाती है, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है कि जब कर्ता किसी दूसरे को कार्य करने को प्रेरित करता और स्वयं उसमें सम्मिलित नहीं होता। जैसे कर्ता द्वारा कार्य करने की प्रेरणा, माँ बच्चे को दूध पिलाती है या माँ बच्चे को सुलाती है, तो कर्ता द्वारा कार्य करने की प्रेरणा दी जा रही है, यानी कर्ता जो है वो कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, बच्चे को सुला रहा है, बच्चे को दूध पिला रहा है कि तुम दूध पी लो, तुम सो जाओ। लेकिन यहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है कि जब कर्ता द्वारा किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है, किसी दूसरे से कहा जाता है कि तुम कार्य को करो, परंतु वो कार्य में सम्मिलित नहीं होता है। जैसे पिताजी ने राम से पत्र लिखवाया, मैंने आलोक द्वारा राजन को कार चलाना सिखाया। यहाँ पे मैंने नहीं बल्कि आलोक के द्वारा राजन को कार चलाना सिखवाया। यहाँ पे कर्ता किसी कार्य को ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जैसे आलोक को प्रेरित कर रहा है कार्य चलाना सिखाने के लिए राजन को। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक यानी पहले से जो की जाती है, यानी जो क्रिया मुख्य रूप से क्रिया से पहले की जाती है, अर्थात मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, यानी पहले से की गई। श्वेता ने याद करके निबंध सुनाया, यानी श्वेता ने निबंध को याद करने की क्रिया पहले की और उसके बाद सुनाने की क्रिया की, तो ये कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया। यानी पहले से ही जो क्रिया की जाती है और मुख्य क्रिया से पहले, यानी सुनाने की क्रिया मुख्य थी लेकिन उससे पहले उसने उसको क्या किया है, याद किया है, तो याद करने की क्रिया जो होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ओके, कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कृदंत क्रिया। जब क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर नवीन क्रियाओं को निर्मित किया जाता है, यानी जब क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर नवीन क्रियाओं को, नई क्रियाओं को निर्मित किया जाता है तो उसे हम कहते हैं कृदंत क्रिया। यानी जब लिख क्रिया है, लिखता प्रत्यय लगाए तो लिखता, लिख में आ तो लिखा, सुन में ता तो सुनता, सुन में आ तो सुना, तो ये कहलाता है कृदंत क्रिया। तो आपने पढ़ा कि क्रिया क्या होती है। क्रिया जिससे हमें किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। इसके 3 भेद बताए गए हैं। सबसे पहले हमने देखा कि काल के आधार पर, फिर कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। काल के आधार पर भी इसे 3 भागों में बांटा गया, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक। कर्म के आधार पर 2 भागों में, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक को भी 2 भागों में बांटा गया, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। उसके बाद हमने देखा कि अकर्मक क्रिया, और फिर हमने देखा संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर भी इन्हें 6 भागों में बांटा गया, सामान्य क्रिया, कृदंत क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक, नाम धातु और प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया के भी 2 प्रकार किए गए, एक प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया को भी दो भागों में बांटा गया। ठीक है, अब आगे की एक्सरसाइज है, इन एक्सरसाइज को आप कर लेंगे ये। ठीक है, क्वेश्चन आंसर तो मैं कराऊंगी, और ये आपका गृह कार्य है। इसमें आपको
निम्नलिखित क्रियाओं को परिभाषित करके चार्ट बनाना, यानी इन क्रियाओं को परिभाषित करना है और आपको लिखना है। भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक, भविष्यकालिक, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया और पदार्थक क्रिया, यानी ये क्रियाओं की परिभाषाएं आपको लिखनी है। ओके, इसको आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे।